नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिले का बाजारों में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कम्युनिटी के अंदर क्या करके चलने से फायदा मिल सकता है, किस कम्युनिटी में क्या करके चलने से फायदा मिल सकता है और जानकार लगातार किस कम्युनिटी में आगे तेजी बता रहे हैं, किस कम्युनिटी में आगे मंदी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज एग्री कम्युनिटीज में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है और रूपा जी के अनुसार आज किस एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलने से फायदा मिल सकता है। रूपा जी, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा 5360 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि सोयाबीन ने जो 5574 का जो अपना उच्चतम स्तर लगाया था, अपना ऑल टाइम हाई, वहां से अब सोयाबीन लग चुका है 5400 पर भी कारोबार नहीं कर रहा है, जो सोयाबीन 5400 पर कारोबार करता हुआ नजर आया था। आपको क्या लगता है कि सोयाबीन में अभी ये गिरावट का माहौल चालू हो गया या फिर एक मुनाफा वसूली है? देखिए, अभी एक बार मुनाफा वसूली जो है हावी होते हुए हम देख रहे हैं। जैसा कि अखिलेश हम बात भी कर रहे थे कि जी। बाजार जो है कभी भी ऊपरी स्तरों से दबाव जो है वो गिराते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए सोयाबीन के अंदर अभी प्राइसेस के ऊपर प्रेशर है। प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई देखने को मिल रही है। इसलिए मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 5360 तक गिरता हुआ बाजार जो है वो नीचे में इंटैक्ट हो सकता है, 5300 के नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए ऊपरी स्तरों पर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी, क्या माना जाए ओवरऑल जो सोयाबीन का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ है, अगर अभी हाल फिलहाल में अगर मंदी भी देखने को मिल रही है तो? देखिए, अभी फंडामेंटली तो बाजार जो है वो तेजी की तरफ ही है। कोई बहुत ज्यादा इसमें अभी डाउनफॉल नहीं एक्सपेक्टेड है। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले भी बताया था कि जी। करेक्शन कभी भी बढ़ सकती है, वो करेक्शन जो है अभी देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी पोजीशनें हैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में हम देख रहे हैं कि बाजार एक अपने उच्चतम स्तर 1307 का लेवल लगाने के बाद फिर वहां से 1250 के भी नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन का अप्रैल वायदा इस वक्त 1244 पर कारोबार कर रहा है, लगभग 1.5% की गिरावट है। तो आपको क्या लगता है कि रिफाइंड सोया तेल में भी क्या शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए अखिलेश, अभी ना जो बाजार है एक्सपायरी है, इस वजह से जी। काफी उठापटक का माहौल है। और एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक बार दबाव फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं और दूसरा जी। कोरोना का इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि वापस से काफी जगहों पर लॉकडाउन की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। इसलिए डिमांड फैक्टर कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इसलिए जो पैनिक सिचुएशन है मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, लोग अपनी पोजीशनें एग्जिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से मार्केट जो है नीचे लुढ़के हैं। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी ऊपरी स्तरों पर अगर देखा जाए तो बाजार जो है नीचे की तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज बाजारों में गिरावट हावी होती है, अगर 4-4% का और डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि कल का बाजार भी गिरावट के साथ हो सकता है। आज अभी देखिए बाजारों में 1-1% के अराउंड जो है वो गिरावट है। आने वाले दिनों में एक्सपायरी है, इसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन जो अगले वायदा है उसमें गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। जी। तो मुझे लगता है कि आगे दबाव जो है वो बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए बाइंग पोजिशनों को एक बार इन लेवल्स पर मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। नीचे लेवल मिले तो वहां पर वापस से अगर बाउंस बैक आएगा तो वहां से बाइंग करनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए जिनके पास भी माल रखा था इसको थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी शार्प डिक्लाइन दिखला सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार खाद्य तेलों की जो एक्सपायरी है वो पास में है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के जो नेक्स्ट वायदा है, जो अगले वायदा, उनके अंदर भी एक नरमी देखने को मिल रही है, उनके अंदर भी एक गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है। तो रूपा जी के अनुसार जिनकी बाइंग की पोजीशनें हैं एक बार वो एग्जिट कर सकते हैं, एक बार फिर जब निचले स्तर दिखेगा वहां से फिर एक बार फिर से निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। रूपा जी, संजय सिंगल जी जुड़े हैं हमारे साथ, दर्शक हैं जिनका सवाल सोया तेल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सोया ऑयल में अभी क्या करना चाहिए? देखिए, सोया तेल में अभी फिलहाल बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो बाइंग है उसको भी मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। और 1300 के स्टॉप लॉस के साथ आप जी। इसको बिकवाली में जा सकते हैं। अप्रैल वायदा की अगर बात करें तो 1280 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें आप बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ना तो कोई बाइंग की पोजीशन आप इंटैक्ट करें और ना ही सेलिंग की, क्योंकि बाजार अभी काफी डाइसी है। और इसलिए अभी मुझे लगता है कि 1280 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अगर बेचकर चलते हैं तो 1180 तक नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे सीपीयू के बाजार के बारे में कि सीपीयू का जब बाजार है अब मंदी की तरफ या तेजी की तरफ?
देखिए, जहाँ तक सीपीओ की बात है, सीपीओ में भी दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि सभी एडिबल ऑयल पैक अब लुढ़कते हुए हम्म। नज़र आ रहे हैं। अब कहीं न कहीं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोना के चलते वापिस से स्थितियाँ पलटती नज़र आ रही हैं और सीपीओ भी आज आप देखिए 1100 के नीचे लुढ़क कर जी 1080 का भी लेवल तोड़ चुका है। तो नीचे में आज इंट्राडे के लिए 1060 तक जा सकता है। जी। तो यानी कि सीपीओ के अंदर भी खाद्य तेलों, अन्य खाद्य तेलों के साथ साथ सीपीओ के अंदर भी जो गिरावट है वो गहरा सकती है। अभी लगभग सारे खाद्य तेलों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है इस कारोबारी सप्ताह, और सीपीओ का जो बाजार 1060 तक के लेवल दिखा सकता है रूपा जी के अनुसार। रूपा जी, जानना चाहेंगी कैसे सीड का जो बाजार है आने वाले दिनों में आप कैसा देखते हैं कि कैसे सीड में जो खबरें निकल के सामने आ रही कि निर्यात मांग निकल के सामने आ सकती है, फसलें कम रहने का अनुमान है। आपने पहले भी बताया था कि कैसे सीड में तेजी देखने को मिल सकती है। हम लेवल जानना चाहेंगे कि लेवल क्या देखने को मिल पाएगा। देखिए, कैस्टर्ड सीड में जो लेवल की बात है, ऊपर में 4820 और नीचे में 4720, अभी फिलहाल में ये रेंज देखने को मिल सकती है। आज अगर बाजार गिरते हैं यहाँ से तो 4720 तक नीचे जा सकता है। वहीं 4820 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि कैस्टर्ड में 5000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जी, यानी कि कैसे सीड की कीमत आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती है अगर निर्यात मांग, इसकी कैसे सीड की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के सामने आती है। और वहीं ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कैसे सीड का जो प्रोडक्शन है इस साल, कैसे सीड की जो फसलें हैं इस साल वो भी कम रहने का ही अनुमान है। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राम गुजर जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है तो आगे क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, अभी आप थोड़ा-थोड़ा लिक्विडेट कर दें माल को मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए 5500 के बाद मार्केट जो है वहाँ से 150 पॉइंट गिर चुका है और अगर आज यहाँ से गिरता है, अगर 5200 के स्तर आते हैं तो फिर वापस से नीचे 5000 तक भी गिर सकता है। तो फिलहाल के लिए आप थोड़ा-थोड़ा करके अपना माल लिक्विडेट करें। जी, तो राम गुजर जी, आपको रूपा जी की तरफ से सलाह रहेगी कि आप धीरे धीरे माल निकालते भी रहें, पूरा का पूरा स्टॉक करके ना चले, पूरा होल्ड करके ना चलें। आपको जो भी ऊपरी स्तर मिलता है उन पे माल धीरे धीरे निकालते भी रहें। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने बीते सत्र में देखा था कि हल्दी के अंदर खास करके काफी ज्यादा गिरावट गहराती हुई नजर आई थी, लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं आज देख रहे हैं कि हल्दी का प्रवृत्ति 8232 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आज भी 2% की गिरावट है। तो आपको क्या लगता है कि हल्दी का जो वायदा बाजार है, क्या वो 8000 के नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, हल्दी के अंदर जो गिरावट है वो बिल्कुल अब गहरा चुकी है और बिल्कुल 8000 का स्तर संभव है जी कि दिखा दे, क्योंकि लगातार ही गिरावट आ रही है। अब 9000 के ऊपर मार्केट रुक नहीं पाया। जी जरूर बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तेजी के टारगेट्स वही हैं, 9500 से 10000 कभी भी छू सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी एक बार गिर रहा है मार्केट तो 8000 के नीचे, 8000 के स्तर दिखा सकता है। जी, यानी कि हल्दी में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। 9000 के ऊपर रूपा जी के अनुसार सस्टेन नहीं हो पाई थी हल्दी का वायदा बाजार, लेकिन तेजी का ही रुझान है। अभी हाल फिलहाल में हल्दी का जो वायदा बाजार है ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है उसके अंदर, और हल्दी का वायदा बाजार 8000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर धनिया और जीरे की, तो जीरे में देख रहे हैं कि अभी भी 14000 के ऊपर ही सस्टेन है, लेकिन धनिया लगभग 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो कंडीशन हमें, जो सिचुएशन हल्दी में देखने को मिल रही है वही हम देख रहे हैं कि धनिया में भी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में धनिया और हल्दी क्या संभलते हुए नजर आ पाएंगे। देखिए, बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हल्दी और धनिया में तेजी बन सकती है, क्योंकि बाजार तेजी की तरफ ही है और जो एडिबल ऑयल पैक है और इसके साथ साथ मसाले, इन दोनों में ही इस बार शानदार हमें तेजी देखने को मिली है। और अभी जो धनिया है 7000 तक नीचे लुढ़क सकता है, वहां से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, जो कि देखिए 7000 अहम सपोर्ट, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि फिर 8000 से 8500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी एक्सपायरी है, इस वजह से बाजारों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। आगे जी बाजारों में तेजी का रुझान फिर से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र के लिए वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी आपकी तरफ से, वो कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अखिलेश, देखिए मेरे हिसाब से अगर देखें तो कॉटन ऑयल सीड केक है जो अभी आज करेक्शन दिखा रहा है, नीचे जी में थोड़ा गिरे 2360 तक, तो आप बाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। आज देखिए सभी एग्री कमोडिटीज लाल निशान के साथ जी कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं, तो आज बाजारों के अंदर दबाव है। ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट टर्म अगर किसी को स्ट्रेटेजी लेनी है तो बिकवाली करके चले। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी नजर कॉटन ऑयल सीड केक पर होनी चाहिए और धनिये पर होनी चाहिए। निचले स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज टॉपिक्स रहेंगे धनिया और बिनौला खल। बिनौला खल में अगर 2360 तक का लेवल आता है रूपा जी के अनुसार, तो आप वहां पे निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और धनिया के अंदर भी आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
काफी दर्शकों के सवाल निकल के सामने आ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। प्रकाश पवार जी हैं जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है कि हल्दी में तेजी कितनी है और है भी कि नहीं। प्रकाश जी, हल्दी के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल हल्दी की जो बड़ी मंडियां हैं, अगर बात करें जैसे फॉर एग्जांपल निजामाबाद मंडी या इरोड मंडी, इनके अंदर हल्दी की जो आवकें हैं वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है और ये हल्दी की काफी बड़ी मंडी है, जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्दी की कीमतों में एक ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। और हाजिर बाजारों के अंदर भी हल्दी का जो दाम है वो भी कहीं ना कहीं हल्का सा घटता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल जो रुझान है हल्दी का वो तेजी की ही तरफ है, क्योंकि इस साल हल्दी का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम है। हाजिर मंडियों में हल्दी की इतनी आवक नहीं हो रही है जो कि पूरी डिमांड को कवर अप कर पाए। डिमांड के मुकाबले डिमांड और सप्लाई फैक्टर की वजह से हम देखेंगे कि हल्दी के आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। हल्दी का जो रुझान है ओवरऑल तेजी की ही तरफ है। इमीडिएट टारगेट जो जानकार अभी एक बार फिर से बता रहे हैं वो बता रहे हैं 9200 का, कि हल्दी में एक बार फिर से 9200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दर्शक जुड़े जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ग्वार में बताइए, ग्वार के अंदर अभी हाल फिलहाल में सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिलता रहेगा। ग्वार की जो कीमतें हैं हम देख रहे हैं कि बीच में जैसे ही कच्चा तेल तेज हुआ था, ग्वार की कीमतों में भी एक तेजी देखने को मिली थी। दरअसल ग्वार की कीमतें और ग्वार की जो कीमतें हैं वो कच्चे तेल के पैरेलल में चलती हैं। अगर कच्चे तेल में तेजी देखने को मिलती है, इकोनॉमी बूस्ट मिलती है, तो हम देखते हैं कि ग्वार की कीमतों में भी तेजी देखने को मिलती है। लेकिन अब जहां पे ग्वार सीड और ग्वार गम पहले से ही काफी समय से सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे, कोई ज्यादा उठापटक, कोई ज्यादा खास मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। वहीं अब जो कच्चा तेल है वो भी अब धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में एक नरमी बनी हुई है। ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी ग्वार के अंदर। सादेक मोमिन जी जिनका सवाल सीपीओ को लेकर आ रही है कि सीपीओ में क्या करना चाहिए। सादेक जी, सीपीओ के अंदर भी हम आज देख रहे हैं कि गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। रूपा जी के अनुसार सीपीओ के साथ साथ बाकी खाद्य तेलों में भी गिरावट का ही रुझान है। अब गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिली है, छोटी अवधि के लिए। हो सकता है कि ये कारोबारी सप्ताह में जो गिरावट है ये जारी रहे और आने वाले सप्ताह में एक बार फिर से निचले स्तर पर रिकवरी देखने को मिले। लेकिन ये जो कारोबारी सप्ताह है खाद्य तेलों के लिए अब एक गिरावट भरा रह सकता है। जीतू चौधरी जी हैं जिनका सवाल धनिया को लेकर आ रहे हैं, धनिया 8000 हो सकता है क्या। हाँ जी जीतू जी, धनिया जो है 8000 का लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। जानकार धनिया का 8000 का ही लेवल दे रहे हैं, और अगर धनिया 8000 के लेवल पर सस्टेन हो जाता है, 8000 के लेवल के ऊपर टिक जाता है, तो 8500 तक का भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। धनिया में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है। वायदा बाजार के अंदर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भले ही देखने को मिल रही है, लेकिन हाजिर मंडियों में जो धनिया का जो स्टॉक है वो इतना नहीं है। धनिया की जो कीमतें हैं वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, और धनिया की जो फसलें हैं वो भी खराब देखने को मिली हैं। इस साल प्रोडक्शन कम है, निर्यात मांग जोरों पर है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में धनिया की जो कीमतें हैं उनमें तेजी देखने को मिल पाएगी। सचिन पंडित जी जुड़े जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, सरसों का क्या रेट हो सकता है, और उसके साथ साथ एजे किंग जी हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आया है, सरसों 6000 हो सकती है क्या। तो आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में सरसों की जो आवकों का प्रेशर है वो बाजार के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने देखा था कि सरसों की आवकें लेट होने की वजह से बीच में जो गैप बना था डिमांड और सप्लाई का, उसकी वजह से सरसों की कीमतों में एक तेजी देखने को मिली थी, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि सरसों की जो पाइपलाइन थी वो एकदम खाली पड़ी थी। जो मिल व्यापार, जो एडिबल ऑयल के जो मिल हैं और जो खाद्य तेलों के बड़े व्यापारी, उनके पास स्टॉक उतना नहीं था सरसों के, जिसकी वजह से जैसे ही सरसों मंडियों में आ रही थी वो तुरंत खरीद ली जा रही थी, और पुरानी सरसों की ज्यादा मांग थी, जिसकी वजह से पुरानी सरसों के भाव भी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। क्योंकि जो नई सरसों मंडियों में आ रही थी और अभी भी आ रही है, उसके अंदर जो मॉइस्चर लेवल है, वो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज्यादा है पुरानी सरसों के मुकाबले, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आई थी। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि सरसों की जो आवक है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर। अब धीरे धीरे व्यापारियों के पास और मिलों के पास स्टॉक आना शुरू हो गया, वो स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं, और इस साल सरसों का जो उत्पादन है वो भी पिछले साल के मुकाबले अच्छा रहने का अनुमान है। इस साल सरसों का जो उत्पादन है वो लगभग 85 लाख टन रहने का अनुमान है। बीते साल लगभग 76 लाख टन का उत्पादन देखने को मिला था। इस साल उत्पादन बढ़ा है, बुआई का रकबा भी बढ़ा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में एक हाल फिलहाल में एक नरमी देखने को मिल रही है। और सरसों की जब कटाई है वो भी जोर पर ही देखने को मिल रही है, अच्छी खासी बड़े पैमाने पर कटाई देखने को मिल रही है, क्योंकि रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, तो कटाई भी अच्छी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। और सवाल ले लेते हैं, रमेश शर्मा जी जुड़े हमारे साथ जिनका सवाल कपास खली को लेकर आ रहा है, कपास खली का क्या करें। वहीं संदीप खटकर जी हैं, नरमा में कितनी तेजी और बाकी है। पहले बात करेंगे कपास की। यहाँ पे
तो कपास की जो कीमतें हैं उनमें तेजी का ही रुझान है। हमने देखा था कि बीच में सीसीआई की तरफ से मार्केट्स को कॉटन की जो सप्लाई देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि कॉटन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली थी। लेकिन कॉटन की जो वैश्विक कपास का जो वैश्विक उत्पादन है वो कम ही है और भारत का जो निर्यात, भारत के कपास की जो निर्यात मांग है वो जोरों पर है। आपको बता दें कि लगभग 60 लाख गांठ निर्यात होने का अनुमान है कपास की जो निर्यात मांग है उसमें लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है और वैश्विक उत्पादन कम है, जिसकी वजह से हम और कंजप्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है, खपत ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि अगर निर्यात मांग ऐसे ही अपनी जोरों पर रही तो बहुत ही जल्द नरमा कपास के जो भाव हैं वो आने वाले दिनों में और तेजी की तरफ देखने को मिल पाएंगे। जो जानकार बता रहे हैं नरमा कपास का भाव आने वाले दिनों में तेजी का, वो बता रहे हैं लगभग 6500 से 7000 तक का, कि इस दायरे में भी देखने को मिल सकते हैं। तो नरमा के अंदर और कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है। इसे बात करें अगर कपास खली की, तो कपास खली में जो तेजी देखने को मिलती है वो कपास की वजह से देखने को मिलती है। अगर कपास की कीमतों में तेजी है तो हम देखते हैं कि कपास खली यानी बिनौला खल के अंदर भी तेजी देखने को मिलती है। बिनौला खल में जानकार लगातार निचले स्तर पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और बिनौला खल का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो जोरों पर है। बिनौला खल की यानी कपास खली की इंडस्ट्रियल डिमांड एक अच्छी खासी निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों को भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर जो कपास की जो उत्पादन है वो कम है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिनौला खल भी एक सीमित दायरे में ही, बिनौला खल का जो उत्पादन है, बिनौला खल का जो स्टॉक है वो भी एक सीमित दायरे में ही देखने को मिलेगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। बिनौला खल हम देख रहे थे कि बहुत दिनों से 2300 का लेवल छूने के बाद काफी समय से 2200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर वहां से बिनौला खल ने एकदम से उछाल मारी और 2400 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया। तो पहला टारगेट जानकारों का 2400 का लेवल का वो अचीव हुआ है। अब यहां से जानकार जो नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं, अगला टारगेट दे रहे हैं बिनौला खल का, वो दे रहे हैं 2500 का। तो यानी कि आने वाले दिनों में बिनौला खल में 2500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। रविंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल गेहूं को लेकर आ रहा है, गेहूं की रिपोर्ट। रविंद्र जी, आपको बता दूं कि इस साल गेहूं का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला है और जहां पे उत्पादन ज्यादा है तो उत्पादन जिससे कीमतें ठीक ठाक रहे तो भारत के गेहूं की जो निर्यात मांग है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि गेहूं की जो कीमतें हैं उनके जो भाव है ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं का जो उत्पादन है वो अच्छा ही देखने को मिला है। और सवाल दे देते हैं, अनवर अली जी जुड़े हैं बिल्कुल हमारे साथ अभी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है कि चने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनवर जी, चने की कीमतें अभी हम देख रहे हैं कि चना जो 5100 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था वो अब वहां से नीचे लुढ़क कर 5000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चने का अप्रैल वायदा इस वक्त 5024 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। चने की जो आवकें हैं अब मंडियों के अंदर देखने को मिलेंगी, जैसे ही हम देखेंगे, जैसे ही आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर चने की कीमतों में भी एक गिरावट देखने को मिलेगी। चने की जो कीमतें हैं आवकों के प्रेशर के चलते नीचे में 4800 तक जा सकती है, लेकिन ये जो नरमी देखने को मिलेगी ये एक छोटी अवधि के लिए देखने को मिलेगी चने की कीमतों में। जब तक आवकों का प्रेशर रहता है तब तक, जैसे ही आवकें पूरी हो जाती है मंडियों के अंदर, एक बार फिर से निचले स्तर पर चने में खरीदारी बन के लौटती हुई वापस आएगी और चना जानकारों के अनुसार तब जब आवकें खत्म हो जाएंगी, आवकों का प्रेशर बंद हो जाएगा, तब चना एक बार फिर से 5200 का स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा जानकारों द्वारा अनुमान लगाया गया है। जहां पे चने का उत्पादन रकबा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, वहीं इस साल रकबा ज्यादातर सरकारी आंकड़ों में ही देखने को मिला है। हालांकि रकबा बड़ा है लेकिन इतना नहीं जितना सरकारी आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। जो चने के बड़े व्यापारी वो बता रहे हैं कि चने का रकबा इतना नहीं है जितना सरकारी आंकड़ों में बताया जा रहा है। चने के बड़े व्यापारी के मुताबिक चने का रकबा थोड़ा कम ही है जितना सरकारी आंकड़ों में दिखाया जा रहा है। वहीं जहां पे रकबा बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन जो चने की जो फसलें हैं वो भी ओलावृष्टि और खराब मौसम के चलते मध्य प्रदेश की कुछ जगहों पर खराब भी देखने को मिली है। अब जैसे जैसे आवकें बनती रहेंगी, अब देखने वाली बात यह होगी चने की फसलें के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो नमी की मात्रा है वो कैसी देखने को मिलती है, क्योंकि अब एफसीआई भी अब अपने कड़े नियम लेके आने वाली है। एफसीआई ने भी प्रस्ताव रख दिया है कि जो गेहूं खरीदी होगी, धान और चावल की जो खरीदी होगी उसमें नमी की मात्रा अगर ज्यादा है तो भाव कम में देखने को मिल सकता है। हमने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपलोड करी है, कल को शाम में अपलोड की थी, आप लोग वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा आउटलुक कि आज सुबह कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।